बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से किस तरह रोका गया, किस तरह उनको इस दौड़ से माइनस किया गया, और आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा उनका इसमें क्या किरदार था, और अदारे की जो अब हालत हो गई है, वो जो जाते जाते अदारे को छोड़ कर जा रहे हैं, उसमें उनका किस तरह से किरदार है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत। ये वो इमारत जो कि इंसाफ का मीनारा, इंसाफ की सबसे बड़ी इमारत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके जजेस बैठते थे, जो एक आज़ाद अदलिया थी, जो कि स्ट्राइव कर रही थी, जो कि लोगों को बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही थी। अब इस अदालत पर हमला हुआ है। ये हमला 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में हुआ है। नाज़रीन, अगर आपको बताते चलें कि इस हमले पर जो कि अदालत को बेसिकली ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसको पैक कर दिया गया है, और ये जो नुकसान हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये इस वक्त जो इसको दचका लगा है, तो शायद अब इसको रिवाइव होते हुए टाइम लगे। नाज़रीन, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में बेसिकली पार्लियामेंट को उस वक़्त मदद मिली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63A का फ़ैसला आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 63A केस का रिव्यू सुना, और उन्होंने ये तब रिव्यू सुना जब उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत एक नई कमेटी बनाने की उनको इजाज़त मिल गई। उन्होंने नई कमेटी बनाई, फिर एक नया बेंच बनाया गया, और उस बेंच ने ये केस सुना, जिसने जस्टिस मुनीब अख्तर का पहले वाला फ़ैसला जो था उसको कलअदम करार दिया, और उसमें ये करार दिया कि जो मेंबरान पार्लियामेंट है ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और इनका वोट काउंट भी किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो सहूलतकारी थी जिस बना पर पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन के अरकान को तोड़ा गया, 26वीं आइनी तरमीम पास कराई गई, और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात थे उनको सलब कर लिया गया। नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करते हैं, ये वो सहूलतकारी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा की जानब से। ये वो इक़दाम है जिस बिना पर पार्लियामेंट ने बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, वो बन चुके हैं। उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जस्टिस याह्या अफरीदी की जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने उनको बेसिकली जो यही मनाने की कोशिश की है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, और उनकी जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मुलाकात हुई। ज़राए कहते हैं ये बड़ी पॉजिटिव मुलाकातें थी, और जो आगे चलकर ये बड़ी सूदमंद साबित होंगी, और दोनों जजेस जो हैं ज़राए कहते हैं कि अपने ओहदों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा एक जानब तो वो जो अपना काम था वो करके चले गए। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान वाला वो फ़ैसला सिर्फ नहीं दिया, बल्ला जो था वो नहीं तोड़ा, बल्कि जाते जाते अब यह कहें कि वो पिच ही उखाड़ कर चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, लेकिन हम आपको ये इसमें एक इनसाइड जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको किस तरह से इस सारी दौड़ से निकाला गया। क्या जब ये पार्लिमानी कमेटी थी इन जजों के नामों पर गौर कर रही थी तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। हम आपको बताएं कि इससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, और इस सारे प्रोसेस में जो अमल दाखिल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा का भी है। ये हमारे ज़राए हैं जो कहते हैं कि काजी फायसा जो हैं इस प्रोसेस में वो एक हिस्सा थे, उनके साथ जो राब्ते थे वो बहरहाल वो जारी थे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने। जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने काजी फायसा बनने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इनकार किया। बुनियादी तौर पर जब 26वीं आइनी तरमीम नहीं आई थी तो गवर्नमेंट जो थी उस वक़्त
एक यकीन दहानी चाहती थी। गवर्नमेंट बेसिकली चाहती थी कि जिस तरह से काजी फाइसा के दौर में गवर्नमेंट को नहीं छेड़ा गया, फार्म 47 की जो हुकूमत थी उसको नहीं छेड़ा गया, तो आने वाले चीफ जस्टिस भी अब इस हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे। नाज़रीन, चूँकि ये सारा मामला शुरू हुआ रिज़र्व सीट्स के केस से। मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजों ने अपना फ़ैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उन्होंने इस केस में फ़ैसला लिखा। 8 जज थे टोटल जो फ़ैसला देने वाले थे। फुल कोर्ट उसमें ये अक्सरीती जजेस थे। और वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने ये ख्याल किया कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए तो वो ये निज़ाम है इसको शायद नहीं चलने देंगे। गवर्नमेंट की एक कनात थी जो इसके आड़े आई। गवर्नमेंट ने जो मिस कैलकुलेशन थी हमारे ख्याल से वो की, और गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो वो इलेक्शन ऑडिट भी करवा देंगे, जिससे गवर्नमेंट जा सकती है। गवर्नमेंट इससे सहम गई, डर गई। और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो इनसाइड है स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट ने इस दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनसे रब्ता कायम करने की भी कोशिश की। उन्होंने ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से रब्ता कायम करने की कोशिश की, और उसमें जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो थे वो इस प्रोसेस में शामिल थे, लेकिन चूँकि जो यकीन दहानी वो चाहते थे उनको ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं मिल सकी, गवर्नमेंट को कोई यकीन दहानी नहीं मिल सकी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उन्होंने कोई भी यकीन दहानी कराने से इनकार किया, और यही वो उनका इनकार था जिस वजह से उनको इस चीफ जस्टिस की दौड़ से माइनस होना पड़ा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ से जस्टिस मंसूर अली शाह माइनस ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो एक इंसाफ पसंद जज हैं वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करते हैं, उन्होंने वो अपना अलम बुलंद रखा और उन्होंने नौकरी करने पर अपना इंसाफ का जो उनका एक अमल था उसको तरजीह दी। अब नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा, उनके साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और ये तल्लुकात उनके ख़राब हुए रिज़र्व सीट्स का जो फ़ैसला आया। इससे पहले अगर हम आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े थे जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ इमरान खान की गवर्नमेंट में रेफरेंस आया। उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, और यहाँ तक उन्होंने काजी साहब को कहा कि आप खामोशी के साथ अपना वक्त गुजारें, आप आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, ये ख़त किताबत का सिलसिला ज़रा कम करें ताकि आप जो हैं आइंदा चीफ जस्टिस बन सके। उन्होंने दीगर जजेस के साथ जो बैंक था, ये जो रेफरेंस था, ये रेफरेंस ना सिर्फ खारिज किया बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनका ये फ़ैसला था कि जब ये रेफरेंस खारिज कर दिया या बदनीति पर मबनी करार दे दिया तो फिर ये मामला इसकी छानबीन के लिए जो काजी फाइसा के एसेट्स की छानबीन के लिए एफबीआर को भिजवाया जा रहा है, उनको फिर उसको भी भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फ़ैसला था उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ खड़े थे। नाज़रीन, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उनको मौला अली का वो जो कॉल है वो एक बार ज़रूर याद कर लेना चाहिए। अब नाज़रीन, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ज़ाहिर बात इंडिपेंडेंट जज हैं, उन्होंने बड़ा इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपने फ़ैसले दिए। अगर हम आपको उनके जो नाम है वो गिनवाते चलें, जो फ़ैसलों के बारे में बताते चलें, तो उनमें ये है कि वो नैब ला केस जो था उसमें बैठे, उन्होंने इमरान खान की पटिशन को वहाँ पर डिसमिस किया। उन्होंने कहा जी कि आप ये पार्लियामेंट से बाहर क्यों आ गए हैं और हमारे पास क्यों आ गए, आपको तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था। ये एक इंडिपेंडेंट जज उसकी ये खूबी होती है, ज़ाहिर बात है वो अपने वो अक्ल और दानिश की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं। इसके बाद वो जो बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नहली थी उसको ख़त्म किया, और इसके बाद अगर आपको बताएं कि उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसको यकीनी बनाने के लिए भी अपना किरदार किया। भुट्टो का जो रेफरेंस था उस केस का जो फ़ैसला था ये उस बेंच में भी शामिल थे, उन्होंने वो फ़ैसला भी दिया। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए कि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट जजमेंट्स दिए। अब भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब भी वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मौजूद हैं, जो ज़राए कहते हैं कि अब वो इसके लिए खड़े हैं।
لیکن وہ مسلم لیگ نون کی گڈ بک میں نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون کو ان سے خطرہ تھا، اور یہ خطرہ پیدا ہوا ریزرو سیٹ کے کیس میں، اس کے فیصلے میں۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کو 26ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت ہی تب پیش آئی جب ان کو یہ انکار ہو چکا تھا۔ گورنمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے 2 اکثریت سے جسٹس یحییٰ افریدی کے نام کو اوکے کیا، نومینیٹ کیا، یہ اس سے پہلے یہ سارا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ظاہر بات ہے جو تیسرے جج جسٹس منیب اختر تھے، گورنمنٹ ان کے نام پر تو پہلے ہی رضامند نہیں تھی۔ اب جب یہ 26ویں آئینی ترمیم لائے گی تو اس سے پہلے گورنمنٹ بہت کلیئر تھی کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو لایا گیا۔ اب چونکہ مولانا فضل الرحمان اس سارے پروسیس میں وہ ان ہو گئے، انہوں نے 3 ججوں کے پینل پر گورنمنٹ کو ایگری کیا، ایک الگ سے جو آئینی عدالت بنانے سے گورنمنٹ کو روکا۔ اب 3 ججوں کے پینل میں گورنمنٹ کی مجبوری تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کریں۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اپنی عقل و دانش کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اور یہ وکلا جو ہیں جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آنے والا دور جو ہے اس میں جسٹس یحییٰ افریدی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، یہ ان کو بھرپور اس بارے میں یقین ہے۔ برائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ اب چونکہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کو لا چکی ہے، جیسے منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ ایسے 2 بہترین ججز ہیں جن کو مائنس کر دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روک دیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی جب ان کے ناموں پر غور کر رہی تھی تو 29 نمبر پہ جسٹس یحییٰ افریدی کے نام کو چنا۔ جسٹس یحییٰ افریدی بے شک بہت اچھے جج ہیں، انڈیپینڈنٹ جج ہیں، پڑھے لکھے جج ہیں، لیکن ان سے پہلے چونکہ یہ 2 ججز موجود تھے تو انہوں نے کون سی ایسی چیزیں وہاں پر کنسیڈر کی ہوگی؟ ظاہری بات ہے جو پارلیمانی کمیٹی سیاستدانوں کی کمیٹی، انہوں نے اپنا مفاد اس کو مد نظر رکھا، اپنی پارٹی کے مفاد کو مد نظر رکھا، اور انہوں نے ان 2 ججوں کو مائنس کیا۔ ناظرین یہ وہ ساری صورتحال تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ ان کے مخصوص نشستوں کے کیس نے قاضی فائز صاحب ان کو ناراض کیا، پھر قاضی فائز صاحب جو ہے انہوں نے مخصوص نشستوں کیس میں جب اپنا الگ سے نوٹ لکھا تو اس میں یہ تک کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ ابھی فائنل نہیں ہے، یہ تو بائنڈنگ ہی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ اب توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع نہیں ہوتی۔ بہرحال ناظرین یہ وہ ساری صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کا 25 اکتوبر کو ایک عشائیہ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ اس عشائیے میں دیگر ججز کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سینئر ججز ہیں وہ اس عشائیے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ اس عشائیے میں شریک نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے جو سارا اس وقت یہ اپنا کردار ادا کیا ہے جاتے جاتے عدلیہ کا، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کو بالکل ٹوتھ لیس کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے جس طرح سے کوئی اپنا خاص کردار ادا نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیٹی کا اصول جو تھا اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا، 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں سہولت کاری ہوئی، تو جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر ججز ہیں وہ اس عشائیے کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ناظرین وہ صورتحال، یہ وہ ریسنٹ سچویشن جو کہ آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔